सवाल बहुत सारे हैं और असल में जो मूल विपक्ष है उससे जनता की उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं। उस पर कितने खरे उतरेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, और विशेष रूप से नजरें शक्ति सिंह गोहिल साहब पे इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए जब कहा गया कि सबसे मुश्किल दौर है गुजरात में, तब विधानसभा के अंदर जो नेता मुखर अंदाज में सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात कहता था, उसका नाम शक्ति सिंह गोहिल है। बहुत बहुत स्वागत आपका जी के मंच पर। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार 2017 से कुछ कमजोरी के साथ चुनाव लड़ रही है? वो तेवर, वो आक्रामकता, वो कहीं गुम सी लगती है। देखिए, शायद जी टीवी को ये लग सकता है कि कमज़ोरी है। अगर हमारी कमज़ोरी होती तो प्रधानमंत्री जी को इतने बिगड़े हुए अर्थतंत्र में देश संभालना सब छोड़ के एक छोटे भावनगर शहर में 3-3 बार क्यों आना पड़ता? मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री जी, पंजाब के चुनाव आते थे, एक जनसभा करते थे और कहते थे कि मेरे पास सर पे जिम्मेवारी पूरे देश की है, मैं पंजाबी हूँ, आया हूँ आपके बीच में, मेरी पार्टी अच्छा काम करेगी, मेरी सरकार यहाँ बना देना। और एक जनसभा या एक दिन जाने के बाद पंजाब के लोग मनमोहन सिंह जी के नाम पे कांग्रेस की सरकार 10 साल तक बना के छोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी को दर दर आना नहीं पड़ता अगर कांग्रेस कमज़ोर होती। हो सकता है हम 27 साल से पावर से बाहर है, फिर भी मैं सैल्यूट करता हूँ मेरे उन कार्यकर्ताओं को और गुजरात के मेरे मतदाताओं को, जिन्होंने हमारा वोट शेयर कभी इतना गिरने नहीं दिया कि हमारा वजूद ना रहे। आज भी जहाँ जाते हैं प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा शो करेंगे। और मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं 155 प्लस, वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आखिर जनता जनार्दन होती है, वो तय करती है कितनी सीटें देना, कितनी नहीं। पर मुझे विश्वास है कि इस बार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद लोगों का हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या आप राजनीति में टारगेट सेट करने को गलत मानते हैं? कुछ तो तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने तय कर लिया है। हमारी कोशिश है पूर्ण बहुमत के साथ कि जहां ये तोड़फोड़ की राजनीति में जो माहिर लोग हैं वो सक्सेस न हो पाए, डर और लालच दे के मेरे विधायकों को तोड़ के जीती हुई सरकार को गिरा ना दे, उस ताकत के साथ हम लगे हैं। लेकिन एक बात है कि पिछली बार जो 3 चेहरे आपके साथ थे वो बीच में ही भंवर में कांग्रेस को फिर से छोड़ के चले गए, जिसको उम्मीद के रूप में आप लोग लेके आए थे कि साहब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष जी के साथ और कार्यकारी अध्यक्ष नाव को पार लगाएंगे। उस बार अच्छा चुनाव लड़ा आप लोगों ने, लेकिन फिर वो ये कहते हुए चले गए कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये गुजरात है और ये ना मेरा ना मोदी का, ये गांधी का गुजरात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी गुजराती का डीएनए जो है ना, वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाला डीएनए है। आपने देखा होगा अहमद पटेल जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, मैं उसे श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कहता हूँ, उनके चुनाव के वक्त 17 विधायक मेरे बीजेपी ने लालच और डर से ले गए थे, 17 लोगों को। ये गुजरात के मतदाता है जिन्होंने 17 में से सिर्फ 2 को, और वो भी एक सीके राहुल जी सिर्फ 217 वोट से और हकूबा ठीक ठाक, सिर्फ 2 वापस हाउस में आए, 15 को गुजरात की जनता ने हरा दिया था। तो जो इधर उधर करता है वो कहीं और चलता होगा। महात्मा गांधी जी की भूमि में हीरो होता है, पर सिद्धांत से समझौता करता है वो जीरो बन जाता है। लेकिन अगर वो 27 साल से सत्ता में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है। देखिए, कहते हैं कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो कुछ ना कुछ हथकंडे कभी कभी चल भी जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गुजरात की जनता लगातार 27 साल उन्हीं को जिताती रही है। आपने देखा होगा इवन 2004, 2009 आज के प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे एक माई का लाल भाइयों बहनों, मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगा। और हुआ क्या? ऑलमोस्ट 50%
मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात ने हमारे लोकसभा के सांसद चुनाव जीत के गए। और अगर आप उसका वोट शेयर असेंबली में देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुमत के करीब हम बहुमत में थे। एक बार उसके एक सीट कम थे, तो गुजरातियों ने वोट दिया। 2015 में जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, सब जगह हम जीते थे। तो कहीं हार भी देखी है, हम वो है, हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। हार में ना हम व्याकुल हुए हैं, ना हताश हुए हैं, ना जीत में हम अहंकारी बन गए हैं। करते रहते हैं काम। नहीं, एक शेर ये भी है कि ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेकिन मसला शक्ति सिंह गोहिल साहब ये है कि क्या जनता को अब ये आदत हो गई है कि एक चेहरा उसके सामने हो, उसको वो नकारे या स्वीकार करे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम होना तो चाहिए कि अगर आप लोग वोट देंगे तो ये अमुक श्रीमान आएंगे जो सत्ता में बैठेंगे और आप लोगों का भला करेंगे या जो भी आपका विचार है उसको लागू करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस कहीं पीछे छूट जाती है? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी की सिस्टम है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चुना है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है, जो कि ब्रिटेन का पैटर्न है, ना कि अमेरिका का पैटर्न। और ये ब्रिटेन के पैटर्न के अंदर ये होता है कि जो पार्टी के एमपीज या असेंबली में एमएलएज चुनाव जीतते हैं, उनके ओपिनियन के बाद पार्टी तय करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये हमारा एक सैद्धांतिक हमें स्वीकार करना होगा। और उसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सिद्धांत पे कांग्रेस पार्टी चलती है। हम बिना चेहरे के 2004 में लड़ने गए, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व था, सब मानते थे कि ये सोनिया गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, कोई रोक नहीं सकता था जी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से अच्छा इस देश में एक इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी देश को अच्छा चला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री वो बने। हमारे वहाँ वो नहीं है कि गुरु का अंगूठा नहीं, पॉलिटिकल कट थ्रोट करो और प्राइम मिनिस्टर बनो, वो खुदगर्जी नहीं है। तो चेहरा क्या, इंडिविजुअल से आइडियोलॉजी बड़ी होती है। मेरी आइडियोलॉजी की सरकार बनेगी, हमने जो कहा है वो करके देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे अभी राजस्थान में पिछले दिनों बवाल मचा रहा इस बात को लेकर कि जो अध्यक्ष जी को आप सौंप दीजिए, विधायकों से बात करने के लिए अजय माकन गए, अब आज के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस वक्त पर्यवेक्षक बन के गए और कहा गया कि ये विधायक कह दें कि अध्यक्ष जी एक लाइन में प्रस्ताव पारित कर दें, इसके अलावा होता नहीं कांग्रेस पार्टी में, ऐसा परंपरा नहीं रही है। तो ये कहने की बात कुछ और है कि विधायकों की मर्जी क्या है। मैं सॉरी आई विल इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, मुझे नाज है, मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, पर इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन, उसके बीच में बहुत पतली भेद रेखा होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी मेरी पार्टी में है, पर उसके नाम पे अगर मैं इनडिसिप्लिन करता हूँ तो ठीक नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ कि इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी में देखो आप, मेरे वहाँ कितनी भी बात करने, विरुद्ध करने, अपना विचार रखने वाला इंसान, उसके साथ हम प्यार से गले मिल सकते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है, आका के खिलाफ आवाज़ निकाली, गए काम से, चाहे हरेन पंड्या हो, केशुभाई पटेल हो, वल्लभ भाई कथिरिया हो, गोवर्धन भाई जड़फिया हो, जयनारायण व्यय व्यास हो, बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने खून पसीना, राजेंद्र सिंह राणा हो, खून पसीना डाल के जनसंघ से लेके बीजेपी को बड़ा किया, पर इंटरनल डेमोक्रेसी वहाँ नहीं है। आपकी बात सही है, अगर कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी में इनडिसिप्लिन होती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल, नॉट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये चर्चा का अलग विषय हो जाएगा कि पार्टी आला कमान या जिसमें आप कांग्रेस में गांधी परिवार कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ नेताओं ने जो बात की वो बाद में हाशिए पर चलेगी, फिर भी रहे साथ में। लेकिन जी जी लेकिन इसके आगे मैं एक प्रश्न करता हूं कि यहां जो चुनाव प्रचार का इस बार स्वरूप दिख रहा है, उसमें राहुल गांधी जी सिर्फ एक सभा लेने के लिए, एक दिन के प्रचार करने के लिए यहां पे आए। इसके पीछे कोई विशेष रणनीति आप लोगों ने बनाई, या लग रहा है कि प्रदेश का नेतृत्व, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आप बता रहे हैं कि एक जगह पे 3-3 सभाएं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका प्रदेश का नेतृत्व काबिल है कि उन्हें टक्कर दे देगा, आपको सेंट्रल लीडरशिप की उतनी बड़ी जरूरत नहीं है, खासतौर से राहुल गांधी की?
देखिए, राहुल गांधी जी को समझना आसान नहीं है। वो एक अलग किस्म के आदमी है, पावर के लिए क्रेजी नहीं है। मैं खुद गवाह हूँ। यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बिकॉज ऑफ माई एज एंड हेल्थ, ये मेरा, मैं अब नहीं कर सकता हूँ, आप आइए और प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा मंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, आप काम करो, मैं संगठन का काम करूँगा। इस बार मैंने खुद कहा था उनको कि बॉस, लास्ट टाइम आप आए थे, द्वारका से यात्रा शुरू की, ये मरते मरते बचे थे, आप टाइम दे दीजिए, गुजरात में हम जान लगा देंगे। उन्होंने कहा कि देखो शक्ति सिंह, इस वक्त जो देश का माहौल है, मेरे लिए दल से ऊपर देश की चिंता है जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस वक्त एक प्यार की राजनीति, जो कि दलगत राजनीति या पावर हत्याने से ऊपर होनी चाहिए, और इसके लिए मैं पदयात्रा करना चाहता हूं जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी स्टेट, किसी भी भाषा का कोई भी आए, प्यार से गले मिले, जुड़े और हम चले। तो मैं इसलिए इस बार पूरा वक्त गुजरात में नहीं दूंगा। हमने कहा वो कि हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आप कम से कम 2 सभा तो आके कर लीजिए और भी टाइम दीजिए, वो आए भी। तो ये हमने कहा था गुजरात से निकाले। बोले जैसे मैं गुजरात से यात्रा शुरू करूंगा, देश में बात ये जाएगी कि गुजरात में चुनाव आ रहा है तो चुनाव जीतने के लिए पदयात्रा है। हिमाचल जाऊंगा, लोग कहेंगे कि पदयात्रा सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए है। मेरे लिए आज के दिन में देश में आपसी जहर जो डाला जा रहा है, उसको काट के प्यार का रास्ता, साथ चले, देश एक रहे, नहीं, लेकिन जरूरी है। गोयल साहब, आपकी बात में समझ गया। आपने कहा राहुल गांधी का विचार ये है कि यात्रा को पॉलिटिकल नहीं रखना है, भाईचारा बढ़ाना है, जहां नफरत घृणा है उसको रोकना है। लेकिन सवाल यह है कि जहां बीजेपी हाशिए पे है वहां ज्यादा नफरत है, यहां, या फिर जहां बीजेपी एक्सट्रीम पावर में है वहां नफरत ज्यादा है, और रोकना तो वहीं पड़ेगा जहां ज्यादा होगा। देखिए, बीजेपी ने पूरे देश में जो बात चलाई है, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, ये सिद्धांत के साथ वो चल रहे हैं कि न है राम के न है रहीम के। मैं ये कहता हूं कि नफ़रत के बीज जहां पावर में है या जहां पावर में नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा के, क्योंकि न राम के नाम पे न काम के नाम पे, क्योंकि राम की जन्मभूमि में भी पैसे खाए, वो बात बाहर आई, काम नहीं कारनामे हुए हैं। तो ये एक ही मुद्दा ऐसा है जिस पे राजनीति होती है और उसके लिए वो कुछ टीम तैयार करते हैं। जैसे ओवैसी जी, आपके या मेरे वहाँ हम कुछ बोलें तो केस भी बनेगा और सीडी, इनकम टैक्स, ईडी कुछ आएगा, ओवैसी जी के वहाँ नहीं जाएंगे। उसको 7 कवच की सुरक्षा है, क्योंकि वो तो हमें फ़ायदा देते हैं। वो मोदी जी को गाली देंगे, वो जब कहेंगे अमित शाह को गाली दीजिए तो देंगे, वो जब हिंदुओं को गाली देंगे वो सर पे चढ़ के अनाप शनाप बोलेंगे, पर दोज थिंग्स आर वेलकम, तभी तो पोलराइजेशन होता है। तो ये एक राजनीति की वो चाल है जिसे जनता समझेगी। मुझे विश्वास है कि कहते हैं ना कि देर ज़रूर होती है, अंधेर नहीं होती है। पब्लिक भी, आप उसको 1 बार 2 बार कर सकते हो, पर संजोग बदलते हैं। लेकिन ओवैसी तो 12-13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, वो कह रहे हैं कि हम तो सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग तो एनजीओ टाइप हो गए हैं, आप लोग पार्टी बने नहीं हैं। मेरे ख्याल में आप उत्तराखंड आए थे जी चुनाव के दौरान। जी। जी टीवी के एक रिपोर्टर ने मुझे उत्तराखंड में कहा था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े जोश के साथ कहा ना, बिल्कुल तंग कसते हुए, कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रह जाओगे, देखो आम आदमी पार्टी या तो सरकार बनाएगी या नंबर 2 पे रहेगी। क्या कर रहे हो तुम लोग, कांग्रेस का कोई है नहीं, यहाँ तो देखो एक फौजी को सीएम का चेहरा बना दिया है, ये आम आदमी पार्टी करे, तुम क्या कर रहे हो। हमने सुन लिया भाई, जी टीवी का रिपोर्टर थे, गुस्से में भी थे थोड़े मेरे ऊपर, मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि उनको दर्द है कि कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर रही। रिजल्ट आया, आम आदमी पार्टी नहीं, अमीर आदमी पार्टी 0,
एक भी विधायक चुनाव नहीं जीता उसका। और जिसको सीएम का फेस बनाया था रिटायर्ड फौजी, उसने अमीर आदमी पार्टी छोड़ दी और इतने इतने एलिगेशन लगाए जो मेरे लिए, केजरीवाल जी के लिए जो एलिगेशन उन्होंने लगाया वो कहना मेरे लिए, मेरे संस्कार परमिट नहीं करता, मेरी पार्टी परमिट नहीं, ऐसे एलिगेशंस लगाए और जीरो में रहे। हमारे नंबर भी उत्तराखंड में बढ़े, मजबूती से एक विरोधी दल बन के हम आए। आप गए थे गोवा भी, आपने देखा होगा क्या कर रहे थे गोवा में। सरकार, हमारी सरकार कट्टर राष्ट्रवादी की सरकार बनने जा रही है, और हुआ क्या, 3 को छोड़ के सबकी डिपॉजिट गई और इन्होंने जितने वोट काटे उतने में मेरा 2/3 मेजोरिटी आने वाली सरकार नहीं बनी। तो वो भी फायदा है, बी टीम है बीजेपी की, वो भी आप ये बी टीम नहीं है ऐसा मत समझिए। अगर नहीं होती पंजाब तो में मेरे स्वीप कर वहाँ, दिया। आप इतना हल्के में ले रहे हैं, पंजाब में तो उन्होंने स्वीप कर दिया कांग्रेस को। बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर एक स्टेट के एक्सीडेंट को आप बाकी बहुत जगह पे जो हारे हुए उसको साइड में लगा के, आपको उत्तराखंड नहीं, आपको यूपी नहीं, आपको गोवा नहीं, वो नहीं, पंजाब, अरे पंजाब में आपकी कैमरे की आंख जरा भेजिए तो लोग कहेंगे कि सब चंगा सी था, इसने आके बर्बाद कर दिया पंजाब को। जाके देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न आपसे। गुजरात में मेहनत, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता चार्ज हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एक जो टारगेट आप लोगों ने सेट किया हो, कार्यकर्ताओं को कुछ तो चार्ज करने के लिए एक आंकड़ा दिया होगा कि कम से कम इतनी सीटें जीतनी हैं। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पे कहा होगा कि इनको क्लीन स्वीप करना है, तब यहां से बढ़त ले पाएंगे। कुछ तो बता सकते हैं आप। देखिए, लोगों का प्यार है। शायद कल जी टीवी गुजराती के एक रिपोर्टर गढ़ड़ा में मेरी जनसभा में थे, और अगले ही दिन उसी जगह पे, उसी गढ़ड़ा में जेपी नड्डा जी की जनसभा थी। जेपी नड्डा जी तो बहुत बड़े इंसान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। कल वहाँ सब ने ये कहा कि यहाँ बीजेपी के जेपी नड्डा जी की जनसभा से कहीं ज़्यादा बड़ी जनसभा आपकी हुई, और वो मैं नहीं, वो इंडिपेंडेंट लोग, इवन पुलिस अफसर्स भी वहाँ, क्योंकि आज तो गुजरात में हालत ये है कि आप अगर लेके जाओगे नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दुखी है, पुरानी पेंशन स्कीम नहीं है, ठेके की नौकरियां हैं, फिक्स सैलरी है। किसान के पास जाओगे तो हालत गुजरात में उनकी जो है वो रोना धोना आप खुद उनका सुन लेंगे। हमारे वहाँ प्रजापति समाज है, आउटराइट बीजेपी के लिए साथ रहने वाला, उन्होंने वीडियो वायरल किया है कि एक प्रजापति का वोट नहीं मिलेगा। हमारे जो कैटल रखने वाले हमारे मालधारी लोग कहते हैं यहाँ पे, रबारी और भरवाड़, एक कानून लाके उसको परेशान किया गया और गौशाला की ग्रांट बंद की गई। उनका आक्रोश है। पाटीदार कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी थी जिसने नर्मदा जैसा बड़ा डैम बना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम देके सरदार सरोवर योजना कहा, और मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल निकाल के कुछ अंध भक्तों ने, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी विनती करूंगा आपके ज़रिए कि मैं नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी कोई भी इतने नीचे लेवल पे जाएंगे कि सरदार साहब का नाम निकाल दो और मेरा नाम लगाओ। हमारे गुजराती में तो उसके खिलाफ रहते हैं, जीवता जगतियु कहवाए, इट मीन्स जिंदा आदमी का नाम नहीं लगाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करूंगा कि आप कहिए अपने अंधभक्तों को कि सरदार साहब का नाम वापस लगाए, अपना नाम निकाल दें। तो लोग, हर किस्म के लोग दुखी हैं। गुजरात की जनता का प्यार है, आपके जी टीवी के माध्यम से लोगों तक बात जाएगी और मुझे मानता हूँ उससे भी एक बल मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ जो आपने कही कि भीड़ है, भीड़ नहीं है, क्या आपको लगता है ये वाकई कोई पैमाना होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, वो भी आप दिल्ली में नज़दीक से देख रहे थे। प्रियंका गांधी की रैली में बनारस में इतनी भीड़ आई कि आप लोगों ने कहा कि इससे ज़्यादा भीड़ तो मोदी जी की सभा में भी नहीं है। उदाहरण आपके सामने है, सिर्फ बनारस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं। क्या जनता को लेकर आना एक जगह पर ये सीटों में कन्वर्ट करने के बराबर है? देखिए, जनता लाने के लिए मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने जेपी नड्डा जी के पास, जितने अमित शाह जी के पास, जितने मोदी जी के पास है, उतने रिसोर्सेज ना मेरे पास है, ना मेरी पार्टी के पास है। तो उस कंपटीशन में तो मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं नहीं टिक सकता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग
उनके साथ है, पर मेरे साथ जनता है, तो कोई चिंता नहीं है। एक बात ये भी है कि देखिए, जब आप चुनाव में हैं तो आप हमेशा ये कहेंगे, पिछले चुनाव में भी यही बात थी कि हमारे साथ जनता है, उससे पहले भी यही थी, लोकसभा थी ना, थी, जनता थी। सिर्फ कुछ सीटों पे जहां मेरा संगठन भी कमजोर, मैं स्वीकार करता हूं कमजोर था, सूरत जैसी जगह पे हथकंडे हुए थे। उस 17 सीट मेरी गलत तरीके से कैसे हराई है हम भी जानते हैं। इस बार थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश हमारी है। पब्लिक ने बीजेपी के खिलाफ 2017 में मैंडेट दे दिया था। जी। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप भी उसी पैटर्न पे हैं क्या जिस पे अरविंद केजरीवाल हैं? क्योंकि आप भी अब फ्री बिजली की बात करने लगे हैं, मुफ्त की जो रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो रास्ता ठीक है, खासतौर से देश के भविष्य के लिए? देखिए, मुझे इस बात पे थोड़ा सा ये कहना है कि अगर विधायक, मैं बरसों तक यहाँ विधायक रहा हूँ, गुजरात में विधायक को मेडिकल ट्रीटमेंट टोटली फ्री दी जाती है। कितने लाखों का बिल बना लो, और एक पैसे का इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना है, एक पैसा इंश्योरेंस का नहीं देना है। मैं खुद एमएलए रहा बरसों तक, मुझे हार्ट अटैक आया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, मैंने एक पैसे का क्लेम नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था ये मुफ्त रेवड़ी है। माई मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, महीनों तक रही, बहुत भीड़ बला। अशोक भट्ट जी थे, स्पीकर थे, वो आए और उन्होंने कहा कि यू आर एंटाइटल, आप ले लो। हमने नहीं लिया क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी में मानता था। आज एमपी हूँ तो 12,000 रुपीज़ इंश्योरेंस देते हैं, हाँ ठीक, फिर हम ले सकते हैं। एमएलएज को आप यहाँ पे ये सारा मुफ्त दो, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों को आप दो तो रेवड़ी हो गई, मंत्रियों को या प्राइम मिनिस्टर को या एमपीज को अपने बंगले की बिजली फ्री मिलती है कि नहीं, और कितने यूनिट यूज़ होती है? प्रधानमंत्री जी के आवास की बिजली का बिल एक बार देख लेना, तो प्रधानमंत्री जी को मिले वो फ्री रेवड़ी नहीं है, और जनता को कुछ देते हो तो फ्री रेवड़ी हो गई। वाह रे वाह। इसमें दूसरा सुधार भी तो हो सकता था कि मंत्रियों की आप लोग सत्ता में जहां जहां आए वहां कैंसिल करते जाएं। भाई, जो लोग क्षमतावान हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके लिए आप जैसे राजस्थान की सरकार में बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ, और मैं खुद मंत्री था, मेरी सरकार थी यहाँ पे। हम लोग कभी बिजनेस क्लास में जाना होता है तो ऊपर का पैसा हम जेब का डालते थे। इकोनॉमी क्लास के अलावा मिनिस्टर, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने रूल कराया था कि कोई भी अधिकारी या मंत्री सरकारी काम से जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास में जाएगा, अगर बिजनेस क्लास में बैठता है तो ऊपर का पैसा अपनी जेब से दो। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा था, और मुझे खुशी थी कि मेरे सीएम ने मुझे कहा कि शक्ति सिंह, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खुद इकोनॉमी क्लास में जाऊँगा, और जिस दिन बिजनेस क्लास में जाना होगा ऊपर का पैसा मेरी जेब का डालूंगा। तो करना चाहिए, करें ना। प्रधानमंत्री जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, यहाँ से एक बार दिल्ली वो जनरल फ्लाइट में नहीं गए। गुजरात में ये परंपरा थी, ये मेरे गुजरात में, गांधी के गुजरात में, मेरा मुख्यमंत्री स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली नहीं जाता था, किसी भी पार्टी का हो। मैं केशुभाई को भी सैल्यूट करता हूँ, केशुभाई पटेल भी जाते थे, बीजेपी के थे चीफ मिनिस्टर, सुरेश मेहता बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे। स्पेशल एयरक्राफ्ट नहीं, सर्विस है। हाँ, कभी इमरजेंसी आ गई आप जरूर जाइए, पर रूटीन में इतनी सारी फ्लाइट्स चलती है। और मोदी जी एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए सर्विस फ्लाइट से दिल्ली नहीं गए, स्पेशल एयरक्राफ्ट, क्या जरूरत है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह गोयल साहब, आप जी के मंच पर जुड़े और कांग्रेस पार्टी की बात आपने बेबाकी के साथ रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।